तो शरीर से जो संकेत प्राप्त होते हैं वो परानुक्रम है। जी। स्वा का मतलब आत्मा से, तो जो पूर्वानुक्रम है वो आत्मा से जो संकेत आते हैं उनको पूर्वानुक्रम। तो अनुभव के बाद आत्मा से बुद्धि में संकेत आते हैं, उसमें बुद्धि में जो है आत्मबोध, स्वबोध, से अस्तित्व बोध आदि ये सब होता है ना। जी। तो इसको और पूर्वानुक्रम कहेंगे। अमृत बोध होता है, तो ये जो बोध होना ये पूर्वानुक्रम है। फिर बुद्धि में जो बोध होता है जी। उसी से चित्त में दर्शन क्रिया होती है, जी। यानी जिसको अपन ज्ञान का प्रकटन करें, ज्ञान प्रकट होता है ना। जी। और फिर यही ज्ञान जो है वो जब मानव के जीने में आता है तो उस स्थिति में वो विवेक और विज्ञान हो जाता है। तो पूर्वानुक्रम जो है विवेक और विज्ञान पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक है। और परानुक्रम का मतलब है जब हम भौतिक रासायनिक वस्तु या इन शरीर और शरीर से संबंधित जो इंद्रियां हैं उनके जो संकेत हमको प्राप्त होते हैं ना, जीवन को प्राप्त होते हैं। जी। तो जीवन में ये सब संकेत मन में आते हैं। जी। इंद्रियों के जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जी। जी। इनके संकेत जो है वो मन में आते हैं, जिनको हम लोग रुचि मूलक आस्वादन करें। रुचि मूलक आस्वादन के आधार पे जो दृष्टि बनती है वृत्ति में वो प्रिय हित लाभात्मक दृष्टि बनती है। और उसके आधार पे भ्रमित चित्रण होता है। भ्रमित चित्रण चित्त में होता है। भ्रमित चित्रण में जिसमें सुख नहीं है उसमें सुख की काम। भ्रमित चित्रण यानी प्रिय हित लाभ का चित्रण है, सुविधा संग्रह भोग का चित्रण है, भय आस्था प्रलोभन का चित्रण है। इस रूप में भ्रमित चित्रण होता है। तो ये सब परानुक्रम विधि से होता है, इससे आगे भ्रमित चित्रण जाता नहीं, इसलिए बुद्धि जो है वो उपेक्षित रहती है। जी। तो बुद्धि जो है केवल अपने होने के रूप में रहती है, मतलब अपने को मैं के रूप में स्वीकारे रहती है बुद्धि। उसी को कह रहे हैं कि आत्मा से विमुख जो बुद्धि है वो अहंकार है। तो जब बुद्धि आत्मा के संकेत को ग्रहण करती है तो अहंकार से मुक्त हो जाती है। तो ये जो मैं के रूप में बुद्धि में जो स्वीकार रहता है उसकी जगह सह अस्तित्व आ जाता है। हम लोगों ने कर्म दर्शन में पढ़ा था कि सह अस्तित्व ही करता है। तो अभी जब तक सह अस्तित्व स्पष्ट नहीं होता है तो हम स्वयं को कर्ता माने रहते हैं, वही अहंकार रहता है जिसको अपन अहंकार कह रहे हैं। अहंकार बस मानव अपने को कर्ता माना रहता है, भ्रमित मानव ना उस रूप। और भ्रमित बुद्धि अपने को मैं माने रहती। तो जब आत्मा अनुभव संपन्न हो जाती है तब बुद्धि जो है इस बात को स्वीकारती है कि जो मैं के रूप में है वो आत्मा है। उसी को आत्मबोध कह रहे हैं। आत्मबोध तो होता है, उसकी स्वीकृति बुद्धि में हो। इस रूप में बुद्धि का क्रियाकलाप स्पष्ट। जब तक बुद्धि स्वयं को मैं माने रहती है तो मैं माने हुए रहते हुए भी बुद्धि में तृप्ति नहीं रहती। उसको लगता है कि मैं करता तो हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई और भी करता है। इसमें काफी हमारी परंपरा इसमें उलझी रही काफी समय तक, और इसीलिए वो व्यक्तिवादी तरीके से कर्म के सिद्धांत को प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया, तो उसमें सफलता नहीं मिली। ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल बढ़िया। तो बुद्धि जब बोध संपन्न होती है तब चित्त में दर्शन ज्ञान होता है। दर्शन ज्ञान में अस्तित्व दर्शन, जीवन दर्शन और मानवीयतापूर्ण आचरण दर्शन ज्ञान होता है। उसी में हमको वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य स्पष्ट होता है।
और स्थिति सत्य स्पष्ट होता है। जी उस रूप में जो दर्शन ज्ञान संपन्न होता है चित्त, तो उसी दर्शन के जो निष्कर्ष हैं उसके आधार पे निर्णय बनते हैं। वो निर्णय के अनुसार जो है मन आस्वादन में मूल्य मूलक रुचि मूलक आस्वादन को प्राथमिक मान लेता है। जब बुद्धि भ्रमित है। बुद्धि के प्रभाव में चित्त और चित्त के प्रभाव में वृत्ति और वृत्ति के प्रभाव में मन क्रियाशील होता है, जी तो ऐसा मन जो है वो प्राथमिक रूप से लक्ष्य मूलक आस्वादन या मूल्य मूलक आस्वादन की ओर उनको प्राथमिक बना लेता है और रुचि मूलक आस्वादन गौण हो जाता है। जी रुचि मूलक आस्वादन गौण हो जाते हैं मतलब वो संज्ञानीयता पूर्वक नियंत्रित हो जाते हैं इस तरीके। तो ये जो मूल्य मूलक आस्वादन है वही परावर्तित रूप में न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता के रूप में है, और जो लक्ष्य मूलक आस्वादन है जी वही सर्वतोमुखी समाधान और अखंड समाज के रूप में। तो सर्वतोमुखी समाधान का आस्वादन और अखंड समाज के आस्वादन पूर्वक मन जो है वो रुचि मूलक और लक्ष्य मूलक आस्वादनों में रत हो जाता है। जैसे हम लोग अभी ज्ञान में रत है ना, तो अध्ययन करते हैं तो रुचि मूलक आस्वादन गौण हो जाता है उस रूप में। ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, क्लियर हुआ। मुझे परानुक्रम और परावर्तन दोनों एक जैसे दिख रहे थे। नहीं, परावर्तन अलग चीज है। ठीक है भैया। ठीक है, ठीक है भैया। तो हम लोग का कितने सभी आ गए ऑलमोस्ट। ये 19 लोग दिख रहे हैं। ठीक है, काफी लोग आ गए हैं, हम लोग अपना शुरू कर सकते हैं ना। जी तो हम अध्याय 2 जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो अध्याय 2 में लिखा है अभ्योदयार्थ किया गया, यानी अब के लिए किया गया जो प्रयास है, के साथ किया गया प्रयास है ना। आशय क्या है, तो आकांक्षा या हर्ष सहित किया गया प्रयास, ऐसा आयास को डिफाइन किया है। तो आयास ही अभ्यास है। तो क्यों कैसे का उत्तर पाने के लिए किया गया बौद्धिक वाचिक कायिक क्रियाकलाप अभ्यास है, ऐसा भी। और पिछले अध्याय 1 में ही ये स्पष्ट कर दिया था कि अभ्योदय ही अभ्यास की प्रत्यक्ष उपलब्धि एवं प्रमाण है। और अभ्योदय के बारे में कहा गया कि सर्वतोमुखी समाधान ही अभ्योदय है, ऐसा अध्याय 1 में हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ कह रहे हैं कि अभ्योदयार्थ यानी अभ्योदय के अर्थ में यानी सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में किया गया बौद्धिक वाचिक कायिक क्रियाकलाप ही अभ्यास है, ऐसा। क्योंकि बौद्धिक वाचिक कायिक क्रियाकलाप पूर्वक ही मानव समाधान को संपन्न होता है। बौद्धिक क्रियाकलाप जो है विचार आयाम है, वाचिक क्रियाकलाप व्यवहार आयाम है और कायिक क्रियाकलाप व्यवसाय आयाम है, ऐसा समझ में आए। बौद्धिक जो क्रिया है यानी जो बौद्धिक आयाम है, जिसको हम लोग विचार आयाम कह रहे हैं, तो जब व्यवहार में विचार आयाम आता है तब जो क्रिया होती है वो बौद्धिक आयाम सहित वाचिक क्रिया होती है। यानी जो संबंध निर्वाह की जो क्रिया है उसमें विचार शामिल रहता है, तो इसीलिए समाधान सहित न्याय निर्वाह की निरंतरता होती है। और जो निर्वाह होता है उसमें वाचिक क्रिया जो है अनिवार्य रूप से रहती है। तो बिना बोले संबंध निर्वाह नहीं हो सकता, इसलिए वाचिक क्रिया जो है। और उसी तरीके से जब हम व्यवस्था के रूप में देखते हैं तो सभी व्यवस्थाओं में कायिक क्रिया है, क्योंकि उसमें उत्पादन
जो है व्यवस्था में मूल कार्यक्रम है, लेकिन जो उत्पादन का जो क्रिया है उसमें वाचिक क्रिया शामिल रहती है और बौद्धिक क्रिया शामिल है। यानी जो उत्पादन है यदि वो समाधान के अर्थ में होता है, यानी बौद्धिक समाधान के अर्थ में रहता है, तभी वो समृद्धि के रूप में सफल होता है। तो इसलिए जो कायिक क्रिया है उसमें बौद्धिक और वाचिक क्रिया शामिल रहती है। ठीक है। और ये जो बौद्धिक, वाचिक और कायिक क्रियाएं हैं, इन तीनों में अभिव्यक्ति, संप्रेषण और प्रकाशन होता है। तो जो बौद्धिक क्रिया है, यानी जैसे हम क्या और कैसे का उत्तर पा गए, तो उसको हम जब अभिव्यक्त करते हैं और उसको संप्रेषित करते हैं तब वो वाचिक क्रिया हो जाती है, और जब हम उसको प्रयोग करते हैं तब वो कायिक क्रिया हो जाती है। उसी तरीके से जो वाचिक क्रिया के रूप में जो व्यवहार है उसमें बौद्धिक क्रिया शामिल रहती है, लेकिन जब हम व्यवहार का निर्वाह करते हैं तब उसमें काया की जरूरत होती है, कायिक क्रिया जरूर। जैसे माता पिता जो है या और भी लोग जो हैं, वो संबंध निर्वाह के अर्थ में सेवा और वस्तु का आदान प्रदान भी करते हैं, है ना। तो जब सेवा और वस्तु का आदान प्रदान करते हैं तो उसमें कायिक क्रियाकलाप जो है वो शामिल रहता है। और उसी तरीके से इसलिए बौद्धिक, वाचिक, कायिक को अविभाज्यता में समझना होता है। तो अविभाज्यता में समझने से ही हमको समाधान शब्द जो है वो स्पष्ट होता है। तो इसलिए समाधान जो है जब तीनों आयामों में समाधान हो जाता है, उसी को हम लोग सर्वतोमुखी समाधान कह रहे हैं। और सर्वतोमुखी समाधान ही अभ्यास की उपलब्धि है, ऐसा हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा था, है ना। सर्वतोमुखी समाधान यानी अभ्युदय ही अभ्यास की प्रत्यक्ष उपलब्धि और प्रमाण है, ऐसा। फिर आगे लिखा है कि समाधान संपन्न होने के लिए अभ्यास है। वो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, समाधान संपन्न होने के लिए अभ्यास है। और उससे क्या होगा अभ्यास से? तो अभ्यास से मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन पूर्वक, मूल प्रवृत्ति मतलब जो हमारा आशा, विचार, इच्छा है या मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि है ना, इनको मूल प्रवृत्ति कह रहे हैं। इसमें परिमार्जन पूर्वक कुशलता एवं पांडित्य पूर्ण व्यवहार ही अभ्यास का प्रधान लक्षण है। तो पहले ये कहा मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन पूर्वक कुशलता। तो कुशलता के बारे में यह है कि आवश्यकता अनुसार प्राकृतिक ऐश्वर्य पर उपयोगिता मूल्य एवं सुंदरता मूल्य को स्थापित करने वाली मानसिकता सहित किया गया जो क्रियाकलाप है उसको कुशलता कह रहे हैं। तो कुशलता पूर्वक पांडित्य पूर्ण व्यवहार, पांडित्य पूर्ण व्यवहार। तो पांडित्य का मतलब है सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण ज्ञान या आचरण ज्ञान में पारंगत होना, ये इसको अपन पांडित्य कह रहे हैं। तो पांडित्य पूर्ण यानी ज्ञान पूर्ण व्यवहार ही अभ्यास का प्रधान लक्षण है। तो पांडित्य में न्यायान्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य निर्णय करने, तदनुसार आचरण करने तथा अन्य को बोध कराने योग्य क्षमता के रूप में पांडित्य होता है। तो अभ्यास पूर्वक जो है मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन से कुशलता एवं पांडित्य पूर्ण व्यवहार ही अभ्यास का प्रधान लक्षण है, ऐसा लिखा हुआ। फिर आगे लिखा है व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति विचार के रूप में है, और इसीलिए जो कर्म दर्शन में ये कहा कि विचार पक्ष ही कर्ता के रूप में रहता है। मानव में कर्ता के रूप में विचार पक्ष रहता है। इसलिए व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति विचार के रूप में रहती है। इसीलिए विचार आयाम जो है, विचार आयाम को हम लोग आशा, विचार, इच्छा तीनों के
अंतर संबंध में या अविभाज्यता में ही विचार आयाम को हम समझ सकते हैं, क्योंकि विचार जो है वो आस्वादन और इच्छा दोनों पे निर्भर करता है। इच्छा पूर्वक विचार होता है और आस्वादन का विचार होता है, दोनों प्रकार से विचार क्रिया होती है जो तुलन विश्लेषण के रूप में रहती है। तो विचार का ही परिमार्जन होता है। तो व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति विचार के रूप में, परिवार में आचरण के रूप में और समाज में सम्मति प्रोत्साहन एवं भागीदारी के रूप में, राष्ट्र में शिक्षा व व्यवस्था के रूप में एवं अंतर्राष्ट्रीय मूल प्रवृत्तियां या परिस्थितियां मानव चेतना के रूप में प्रत्यक्ष हैं। तो जो मूल प्रवृत्ति की बात ऊपर आई थी, वो जीवन से शुरू होके परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र तक उसके परावर्तन को स्पष्ट किया। तो मानव में मूल रूप से मूल प्रवृत्ति विचार के रूप में है, यही विचार परिवार में आचरण के रूप में है, यही आचरण समाज में सम्मति प्रोत्साहन और भागीदारी के रूप में है, और यही विचार आचरण और सम्मति प्रोत्साहन आदि राष्ट्र में शिक्षा व्यवस्था के रूप में है, और अंतर्राष्ट्रीय मूल प्रवृत्तियां परिस्थिति मानव चेतना के रूप में प्रत्यक्ष होती। तो इस रूप में मूल प्रवृत्तियों को अभ्यास दर्शन, मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन को स्पष्ट किया। इस रूप में स्पष्ट किया मानव के अविभाज्यता में, जिसको हम लोग व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, इन 5 स्थितियों में मानव को देख रहे हैं। फिर आगे लिखा है कि ये 5 स्थितियां मानवीय संचेतना में समन्वित सफल होना पाया जाता है। इसके विपरीत अमानवीय प्रवृत्तिवश समस्त समस्याएं दुख रूप में परिवर्तित होती हैं। तो ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं, यही मानवीय संचेतना में समन्वित होती हैं। तो हम लोगों ने संचेतना का परिभाषा पिछले अध्याय 1 में पढ़ा था। संचेतना का परिभाषा है कि मनुष्य में जो जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करने की क्षमता, योग्यता, पात्रता सहित जो क्रियाकलाप है, कितना कह रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि 5 स्थिति है मानवीय संचेतना में समन्वित सफल होना। तो ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं, ये जो 5 स्थितियों की जो मूल प्रवृत्ति हैं, वो संचेतना में समन्वित और सफल होना पाया जाता है। इसके विपरीत अमानवीय प्रवृत्ति बस समस्या दुख रूप में परिवर्तित होती है। यानी भ्रमित विचार हो जाएगा, परिवार में भ्रमित आचरण हो जाएगा, समाज में जो है दीनताहीनता हो जाएगी, राष्ट्र में भ्रमित शिक्षा, भ्रमित शासन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में अनियंत्रण, असंतुलन या समुदाय चेतना हो जाएगी। इस रूप में अमानवीय प्रवृत्ति बस है ना, अमानवीय प्रवृत्ति बस समस्याएं दुख रूप में परिवर्तित होती। तो सर्वतोमुखी समाधान ही अभ्युदय है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। फिर आगे इसको स्पष्ट किया कि मानव में समाहित 4 आयाम और 5 स्थितियां सर्वतोमुखी हैं। इन्हीं की एक सूत्रता ही सर्वतोमुखी समाधान है। तो जब सर्वतोमुखी कह रहे हैं, उसका मतलब क्या है? 4 आयाम और 5 स्थितियां। तो जब हम 4 आयाम कहते हैं 5 स्थितियों में देखेंगे तो ये 20 हो गए है ना, सब मिला के। जैसे हम लोग ये कहते हैं ना कि जो कर्म है वो 3 स्तर पे हैं और 3 प्रकार से हैं, तो 9 प्रकार से कर्म हो जाते हैं। तो उसी तरीके से 4 आयाम 5 स्थितियों में हो गए हैं। जैसे विचार आयाम व्यक्ति में, विचार आयाम परिवार में, विचार आयाम समाज में, विचार आयाम जो है राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्र में। उसी तरीके से व्यवहार आयाम, उसी तरीके से व्यवसाय आयाम व्यक्ति में। तो व्यक्ति में व्यवसाय आयाम निपुणता के रूप में है, श्रम में निष्ठा के रूप में।
और जब अंतर्राष्ट्र और राष्ट्र में जाएगा तो सार्वभौम व्यवस्था, और सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी के रूप में हो जाएगा व्यवसाय आयाम। उसी तरीके से व्यवहार आयाम व्यक्ति से शुरू होगा, जिसमें संबंध का पहचान और संबंध के प्रति स्वीकृति पूर्वक जो है वो परिवार में आएगा, परिवार से समाज में, समाज में व्यवहार आयाम जो है परिवारों की परस्परता में जो आचरण है उसके रूप में रहेगा, और फिर राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र के रूप में व्यवहार आयाम। तो इन सब की एक सूत्रता ही सर्वतोमुखी समाधान है। कई बार हम लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे जो मेरी भागीदारी होगी उस रूप में जो स्थिति है हम उसको व्यक्तिवादी तरीके से सोचने लगते हैं, जबकि ये जो भागीदारी है व्यक्ति के रूप में केवल परिवार में रहती है, और उसके बाद जैसे ही परिवार समूह बनता है तो व्यक्ति के रूप में भागीदारी खत्म हो जाती है, परिवार के प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी हो जाती है। उसी तरीके से जब परिवार समूह सभा का एक सदस्य ग्राम सभा में जाता है तो व्यक्ति के रूप में भागीदारी नहीं रहती है, परिवार समूह सभा के सदस्य के रूप में भागीदारी रहती है। तो इस तरीके से व्यक्ति का आचरण गौण हो जाता है और जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है उसके आचरण के साथ उसकी तदाकारता हो जाती है। तो इस रूप में जिसको हम लोग एकत्व कह रहे हैं या एक सूत्रता कह रहे हैं या अविभाज्यता कह रहे हैं, उसको समझना होता है। तो इसलिए कई बार ऐसा भ्रम हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेरी जो भूमिका रहेगी, मेरी भागीदारी नहीं होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों की भागीदारी होती है। जो प्रधान राज्य हैं उन राज्यों की जो सभा है उस सभा से अंतर्राष्ट्रीय जो सभा में जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है वो प्रधान राज्य का प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी करता है। तो व्यक्ति होते हुए भी उसकी जो मानसिकता है वो राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी के अर्थ में व्याख्यायित होती है। तो इसको समझे बिना अविभाज्यता एक सूत्रता स्पष्ट नहीं होती है कई बार, और फिर ऐसा भी हो जाता है कि कई बार लोग इसको व्यक्तिवादी बना देते हैं पूरे अभियान को। मेरी भागीदारी के अर्थ में मेरी भागीदारी व्यक्ति के रूप में, मेरी भागीदारी परिवार के रूप में, मेरी भागीदारी समाज के रूप में, जबकि समाज में परिवार की भागीदारी है ना, समाज की भागीदारी राष्ट्र में। तो मेरी भागीदारी राष्ट्र में और मेरी भागीदारी अंतरराष्ट्र में, ऐसा सोचना जो है वो एक प्रकार से अहंकार की ही अभिव्यक्ति है। ये बात समझ में आ रही है ना संदीप भाई? जी भैया। ये समझ में आ रहा है? जी भैया। हाँ भैया। जी भैया, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ध्यान दिलाया इसके माध्यम से। जी जी जी, ठीक है ना, पर वो जो ध्यान दिलाया वो ठीक है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, वही बात है कि व्यक्ति का परिवार में विलय हो जाता है, वो परिवार व्यवस्था के रूप में वो परिवार है। इसी तरह से परिवार समूह में जो प्रतिनिधि है, जो परिवार व्यवस्था सभा के रूप में जो व्यवस्था है, उसके प्रतिनिधि उस व्यवस्था के वो है प्रतीक। क्योंकि यदि वो परिवार समूह सभा में व्यक्तिगत मतों को रखेगा, है ना, व्यक्ति, तो उस स्थिति में वो परिवार का प्रतिनिधि नहीं बचेगा ना। अभी हम लोग पार्लियामेंट में ऐसे ही देख रहे हैं, लोग अपने आधार पे कई बार पॉलिसीज बना लेते हैं, तो जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनके लिए नहीं करते कुछ। वो ऐसा मान लेते हैं कि हम क्योंकि प्रतिनिधि हो गए हैं इसलिए अब हमको अपने लिए करना है। तो इसलिए सारा अभियान जो है ना, प्रजातंत्र, व्यवस्था तंत्र, ये जो सभा तंत्र होने के बावजूद भी उसमें व्यक्तिवादी प्रवृत्तियां दिखती हैं। वो राजनीतिक दलों में भी दिखती हैं, है ना, और पार्लियामेंट के जो
में जो पार्लियामेंट के प्रतिनिधि हैं उनके बिहेवियर में भी दिखती हैं, इवन मिनिस्टर्स में भी दिखती हैं। वो अपने क्षेत्र पे ज्यादा फोकस करते हैं, बाकी को तो जब वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए ज्यादा काम करते हैं, बाकी क्षेत्रों के विकास पे काम नहीं करते हैं, तो वो अन्याय हो गया, वो अवसरवादी हो गया है ना। उस स्थिति में वो व्यक्तिवाद हो गया है ना। दूसरी बात है कि वो सभा के रूप में प्रतिनिधित्व तो नहीं हुआ है ना, वो व्यक्ति के रूप में प्रतिनिधित्व हो गया या क्षेत्रीयता का प्रतिनिधित्व हो गया, जिसको अपन कहते हैं कि जिस राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। इसीलिए राजनीति जो है अवसरवादी राजनीति के रूप में समस्या का कारण बन जाती है। मैंने इसको आज के उदाहरण से समझाने की कोशिश की। फिर ये लिखा है कि मानव में समाहित चारों आयाम, पांचों स्थितियां सर्वतोमुखी हैं। इनकी एक सूत्रता सर्वतोमुखी समाधान है। यही बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि है। तो जब यहाँ ये भौतिक समाधान और बौद्धिक समृद्धि की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति में बौद्धिक समाधान और उसके परिवार में जो है भौतिक समृद्धि, इसकी बात नहीं हो रही। तो बौद्धिक समाधान का मतलब है पांचों स्थितियों में बौद्धिक समाधान, है ना, जिसको अपन बौद्धिक समाधान कह रहे हैं, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र। और जब हम भौतिक समृद्धि कह रहे हैं, तब भी इसका अर्थ यही है कि पांचों स्थितियों में बौद्धिक समृद्धि। पांचों स्थिति यानी व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, सभी में बौद्धिक समृद्धि की निरंतरता, भौतिक समृद्धि की निरंतरता बनी रहना। उसी को सर्वतोमुखी समाधान कहते हैं। तो व्यवस्था क्या करती है कि बौद्धिक समाधान के रूप में शिक्षा सुलभता का काम करती है, जिससे पीढ़ी से पीढ़ी जो है बौद्धिक समाधान की निरंतरता स्थापित होती है व्यवस्था पूर्वक। और उसी तरीके से जो उत्पादन विनिमय व्यवस्थाएं हैं, वो बौद्धिक समाधान को परिवार से विश्व परिवार तक सुनिश्चित करती है, या परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में सुनिश्चित करती है ना। तो व्यक्ति से लेके पांचों स्थिति में बौद्धिक समृद्धि की निरंतरता को प्राप्त करना, वही सर्वतोमुखी समाधान। फिर आगे है मानव अभ्युदय पूर्ण होने तक अभ्यास के लिए बाध्य है। तो यहाँ जो बाध्य शब्द आता है, हम लोग उसको मजबूरी समझ लेते हैं ना, जबकि मजबूरी नहीं है, उसका अर्थ है विकल्पहीन स्वीकृति। बाध्य शब्द का मतलब होता है, या बाध्यता शब्द का अर्थ होता है विकल्पहीन स्वीकृति। बाबा जी बहुत जगह बाध्य शब्द का उपयोग करते हैं। कई लोगों ने वो बाध्य शब्द को हटा के उसकी जगह प्रेरणा शब्द को डाल दिया, लेकिन प्रेरणा अलग चीज है, बाध्यता अलग चीज है ना। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि बाध्य है मतलब और कोई विकल्प नहीं है, और इसी अर्थ में फिर वो कहते हैं कि जागृति अनिवार्य है। इसीलिए जब ये कह रहे हैं कि मानव अभ्युदय पूर्ण होने के तक अभ्यास के लिए बाध्य है, यानी इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अभ्यास के अलावा जो भी विकल्प मानव जाति ने अपनाए हैं, उससे अभ्युदय पूर्ण नहीं हुआ मानव, है ना। उससे अभ्युदय पूर्णता या सर्वतोमुखी समाधान के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। तो इसीलिए वो अभ्यास को कह रहे हैं कि वो विकल्पहीन स्वीकृति है, इसी रूप में, यानी इसका कोई विकल्प नहीं है। अभ्यास ही मानव की आशा, आकांक्षा एवं लक्ष्य सहित प्रमाण है। अभ्युदय यानी सर्वतोमुखी समाधान ही मानव की आशा है, आकांक्षा है और लक्ष्य सहित प्रमाण। फिर आगे है यही जागृति क्रम सहित जागृति पूर्वक व्यवहार में पाई जाने वाली सत्यता है। क्या चीज है जिसको अभ्युदय कह रहे हैं? अभ्युदय ही जागृति क्रम सहित जागृति पूर्वक व्यवहार में पाई जाने वाली सत्यता है ना। इसके अतिरिक्त कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए इसको बाध्य बोला है ना, बाध्य।
यही सबका अभीष्ट भी है और सभी लोग इसको पाना चाहते हैं। सभी जो है सर्वतोमुखी समाधान संपन्न होना चाहते हैं, ऐसी आशा आकांक्षा जो है सभी में बनी रहती। फिर आगे लिखा है, ये अगर इसको पहचाने तो ये कैसे पहचानेंगे, तो उन्होंने कहा कि मानव जन्म से ही न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक और सत्य का वक्ता होता है। इससे पता लगता है कि उसमें ये सर्वतोमुखी समाधान का बीज पड़ा हुआ है और इसीलिए वो उसकी बाध्यता है या अनिवार्यता है इस रूप में, क्योंकि हर मानव जन्म से ही न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है, सत्य का वक्ता है। और इसके साथ हर मानव ये भी चाहता है कि प्रत्येक कार्य को सही रूप में व्यवहार प्रदान करना चाहता है। जो मानव सहज वस्तुगत सत्य है, यही अभ्यास के लिए अंतः प्रेरणा है। उसी तरीके से न्यायदर्शी व न्याय प्रदायी क्षमता से संपन्न होने तक मानव में सभी स्तरों पर स्थिरता, समाधान, संतुलन एवं संयम नहीं पाया जाता है। तो जैसे मानव जन्म से न्याय का याचक है, लेकिन जब तक न्याय प्रदायी क्षमता व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में स्थापित नहीं हो जाती है, तब तक मानवीय आचरण की स्थिरता, मानवीय आचरण में समाधान यानी न्याय ज्यादा उत्पादन, कम उपभोग की प्रवृत्ति नहीं आती। तो न्याय प्रदायी क्षमता के साथ ही ये चारों चीजें आती। कौन कौन सी? स्थिरता, आचरण में स्थिरता, समाधान यानी न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता के रूप में, संतुलन जिसको हम लोग सामाजिकता का संतुलन कह रहे हैं, और संयम का मतलब है जितना हम उत्पादन करते हैं उससे कम उपभोग करते हैं, उस अर्थ में संयम। तो जो ऊपर ऊपर जो कहा गया, मानव अभ्युदय पूर्ण होने तक अभ्यास के लिए बाध्य है। फिर कहा कि अभ्युदय ही मानव की आशा, आकांक्षा एवं लक्ष्य सहित प्रमाण है। फिर ये कहा कि यही जागृति क्रम सहित जागृति पूर्वक व्यवहार में पाई जाने वाली सत्यता है। इसके बाद ये कहा इसके अतिरिक्त कोई व्यवस्था नहीं है, यही सबका अभीष्ट है। फिर इसको मानव में बताया उन्होंने कि मानव जन्म से ही न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है, सत्य का वक्ता है। यानी बीज रूप में उसमें सर्वतोमुखी समाधान जो है और व्यवस्था का बीज उसमें पड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो सही कार्य है और जो न्याय प्रदायी क्षमता है, जब तक ये सभी स्तरों पर स्थापित नहीं हो जाती है, तब तक आचरण की स्थिरता, समाधान, सुलभता, है ना, सामाजिक संतुलन और उपभोग में संयम, ये नहीं पाया जा सकता। फिर आगे लिखा है कि मानव में उत्पादन, व्यवहार, प्रयोग, अनुभव एवं चिंतनाभ्यास प्रसिद्ध है। फिर ये कहा गया कि मानव में उत्पादन, विचार, अनुभूति, क्या है, मानव में उत्पादन, व्यवहार, प्रयोग एवं चिंतनाभ्यास प्रसिद्ध है। इसमें पुरानी किताब में अनुभव भी लिखा था, इसमें उत्पादन, व्यवहार, प्रयोग और चिंतनाभ्यास प्रसिद्ध है, ऐसा लिखा है। फिर आगे लिखा है, क्योंकि आगे अनुभव संयोग ही चिंतनाभ्यास है, इस रूप में अनुभव को चिंतनाभ्यास से जोड़ दिया है ना। उत्पादन ही कर्माभ्यास है, व्यवहार ही विचाराभ्यास है और अनुभव संयोग ही चिंतनाभ्यास है।
तो इस रूप में उत्पादन, व्यवहार और प्रयोग की बात की है, यानी प्रयोग उत्पादन के रूप में है ना। उत्पादन ही कर्माभ्यास है, ऐसा कहा गया। तो उत्पादन का मतलब तो सबको पता ही है कि मनुष्येतर प्रकृति पर उपयोगिता एवं सुंदरता की स्थापना किया जाना, इसको उत्पादन कह रहे हैं। और व्यवहार का मतलब हमको कि मनुष्य की परस्परता में निहित मूल्यों के निर्वाह के रूप में व्यवहार है, जो ज्ञान, विवेक, विज्ञान रूपी समझदारी से प्रमाण है। फिर अनुभव संयोग ही चिंतनाभ्यास है। तो व्यापक वस्तु जड़ चैतन्य प्रकृति में पारगामी है। यह मानव परंपरा में ज्ञान, प्रमाण व विवेक के रूप में प्रस्तुत होना ही अनुभव है। अनुभव कह रहे हैं कि जो व्यापक वस्तु है वो हर चैतन्य इकाई में से पारगामी है। यह मानव परंपरा में ज्ञान, प्रमाण व विवेक के रूप में प्रस्तुत होता है, उसी को अनुभव कह रहे हैं। इसको समझ पाना ही चिंतनाभ्यास है। तो मानव में उत्पादन, व्यवहार, प्रयोग एवं चिंतनाभ्यास प्रसिद्ध है। फिर नीचे लिखा है कि उत्पादन ही कर्माभ्यास है, व्यवहार ही विचाराभ्यास है और अनुभव संयोग ही चिंतनाभ्यास है। क्योंकि जो व्यवहाराभ्यास है उसमें विचाराभ्यास शामिल है। तो विचार के अभाव में उत्पादन व व्यवहार शरीर के द्वारा संपन्न नहीं होता है। इसलिए विचाराभ्यास जो है वो सबसे मूल है, जिसको अपन कहते हैं। इसीलिए पहले समझदारी होती है, फिर समझदारी पूर्वक ही व्यवहार और उत्पादन होता है, तभी वो सफल होता है। चैतन्य शक्तियों की प्रखरता से परिपूर्ण होने के लिए अनुभव मूलक चिंतन सहित अभ्यास अनिवार्य है। तो चैतन्य शक्ति यानी आशा, विचार, इच्छा, रितंभरा की प्रखरता से परिपूर्ण होने के लिए अनुभव मूलक चिंतन सहित अभ्यास अनिवार्य है। मानव जागृत होने के लिए अभ्यास करता है। यह क्रम जागृति पूर्णता तक रहता है। कर्माभ्यास के लिए भौतिक शास्त्र, व्यवहाराभ्यास के लिए बौद्धिक शास्त्र एवं चिंतनाभ्यास के लिए अनुभव मूलक मध्यस्थ दर्शन प्रसिद्ध है। नियंत्रण को व्यंजित करने योग्य प्रसारण क्रिया ही शास्त्र है। कल हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे ना कि जो शास्त्र हैं वही व्यंजनाएं हैं। तो यहाँ पर उसको परिभाषित किया है, नियंत्रण को व्यंजित करने योग्य प्रसारण किया ही शास्त्र है। तो हम किसी को भी शास्त्र नहीं कह सकते यदि उस शास्त्र से नियंत्रण व्यंजित नहीं हो रहा है, तब हम उनको शास्त्र नहीं कहेंगे, है ना। बढ़िया। नियंत्रण का मतलब क्या है? तो वैचारिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण और उत्पादन का नियंत्रण। अनुभव स्वयं में नियंत्रण ही है। तो नियंत्रण को व्यंजित करने योग्य प्रसारण क्रिया इस शास्त्र है। प्रसारण की चरितार्थता ही व्यंजनीयता है। तो ये जो प्रसारण है शास्त्रों के रूप में, जब ये आचरण में आता है, यानी विचार, व्यवहार और व्यवसाय में यानी व्यवस्था में आता है, तब वो व्यंजनीयता है। उससे पहले यानी व्यंजित होने की क्रिया है। तो जब क्रिया आचरण में आ जाएगी तो वो संज्ञा हो जाएगी, है ना। फिर लिखा है, सह अस्तित्व में अनुभव बोध एवं रूप गुण स्वभाव तथा धर्मात्मक प्रकृति की स्थितिवत्ता में व्यंजित कराने हेतु प्रसारण एवं व्यंजनीयता है। तो सह अस्तित्व में अनुभव बोध एवं रूप गुण स्वभाव तथा धर्मात्मक प्रकृति की स्थितिवत्ता में व्यंजित कराने हेतु प्रसारण एवं व्यंजनीयता है। फिर लिखा है, व्यंजनीयता ही भास, आभास, प्रतीति, अनुभव, प्रमाण है। तो व्यंजनीयता ही भास, आभास, प्रतीति और अनुभव, प्रमाण है।
यह संस्कार एवं अध्ययन का फल है। व्यंजनीयता संस्कार एवं अध्ययन का फल है। ठीक है। साथ ही अभ्यास एवं अध्ययन के लिए प्रेरणा एवं गति है। तो व्यंजनीयता पूर्वक ही अभ्यास और अध्ययन के लिए प्रेरणा एवं अध्ययन और अभ्यास में गति है। शुरू। फिर आगे लिखा है कि संपूर्ण व्यंजनीयता शब्द एवं अर्थों को स्थिति गति रूप में स्वीकार करने की क्रिया है। कौन सा, किस व्यंजनीयता की बात कर रहे हैं? जो नियंत्रण को व्यंजित करने वाली। तो उसमें संपूर्ण व्यंजनीयता शब्द एवं अर्थों को स्थिति गति के रूप में स्वीकार करने की क्रिया है। यह संपूर्ण मानव में सार्थक होने वाली स्थिति नित्य समीचीन है। फिर अगला सेंटेंस है, चैतन्य प्रकृति रूपी मानव, चैतन्य प्रकृति रूपी मानव लक्ष्य के अर्थ में अर्जित, चैतन्य प्रकृति रूपी मानव द्वारा मानव लक्ष्य के अर्थ में अर्जित स्वभाव ही संस्कार है। तो संस्कार को परिभाषित किया है कि चैतन्य प्रकृति रूपी मानव, यानी मानव के द्वारा मानव लक्ष्य के अर्थ में अर्जित स्वभाव ही संस्कार है। जो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा ही है। इस रूप में मानव लक्ष्य के अर्थ में ही है। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा करना मानव लक्ष्य के अर्थ में अर्जित स्वभाव है। आगंतुक अथवा भ्रमित प्रवृत्तियां तब तक हावी हैं जब तक संस्कार समझदारी पूर्ण ना हो जाए। आगंतुक का मतलब है जो, जिसको अपन परानुक्रम कह रहे हैं, और उसके कारण से जो भ्रमित प्रवृत्तियां ने, भ्रमित आशा, विचार, इच्छा। भ्रमित प्रवृत्तियां मतलब संग्रह आदि भी है, उनको भी भ्रमित प्रवृत्ति बोला गया। जो संग्रह आदि प्रवृत्तियां हैं, यानी संग्रह, अविद्या, द्वेष, भय और अहंकार, इस रूप में जो विचार की प्रवृत्तियां हैं उनको भी भ्रमित प्रवृत्ति कह रहे हैं। और आगंतुक, आगंतुक का मतलब है जो प्रकृति का संकेत जीवन में आ रहा है, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में। आगंतुक अथवा भ्रमित प्रवृत्तियां तब तक भावी हैं जब तक संस्कार समझदारी पूर्ण ना हो जाए। मानवीयता की सीमा में संस्कार, मानवीयता की सीमा में आपकी किताब में क्या लिखा है? अमानवीयता की सीमा में संस्कार विकृत, मानवीयता की सीमा में सुसंस्कार एवं देव दिव्य मानवीयता की कोटि में संस्कार पूर्ण होता है, जो स्पष्ट। पहले लिखा है अमानवीयता की सीमा में संस्कार विकृत। संस्कार क्या है? विकृत। विकृत। हाँ, विकृत। थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग का गलती है, आपको उसको ठीक करना पड़ेगा आपके भी उसमें। भैया फिर से बताइए क्या गलती लिखा है? वो जो अपलोड हुई है ना फाइल, हाँ हाँ। फाइल में कुछ पहले जो अमानवीयता की सीमा में संस्कार विकृत होना चाहिए, उसकी जगह कुछ और लिख दिया है। ओह अच्छा, फिर ठीक है, मेरे में ठीक लिखा है। आपकी किताब में ठीक लिखा होगा। मानवीयता की सीमा में सुसंस्कार। शुरू में देव अमानवीयता है सर। अमानवीयता की सीमा में संस्कार विकृत, ऐसा है। हाँ वही है, अमानवीयता की सीमा में संस्कार विकृत, जी। मानवीयता की सीमा में सुसंस्कार, देव और दिव्य मानवीयता की कोटि में संस्कार पूर्ण होता है, जो स्पष्ट है। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है।
फिर आगे लिखा है क्रिया शक्ति में कर्माभ्यास, इच्छा शक्ति में व्यवहाराभ्यास एवं शास्त्राभ्यास और ज्ञान शक्ति में चिंतनाभ्यास या चिंतन एवं प्रमाण प्रस्तुत करने अभ्यास प्रसिद्ध है, ऐसा लिखा। ठीक है। क्रिया शक्ति में कर्माभ्यास, इच्छा शक्ति में व्यवहाराभ्यास एवं शास्त्राभ्यास, ज्ञान शक्ति में चिंतनाभ्यास प्रसिद्ध है। जिस तथ्य को मानव समझ चुका है, समझ रहा है या समझने के लिए बाध्य है, वही प्रसिद्ध है। तो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति हम लोगों को स्पष्ट ही है पहले से ही। हम लोगों ने कर्म दर्शन में इसको काफी विस्तार से पढ़ा था। यदि कोई प्रश्न हो तो इस पे चर्चा कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर लिखा है तीनों शक्तियों को एक एक लाइन में फिर से एक बार याद दिला देंगे। क्रिया शक्ति का मतलब है कि जो हम काया से करते हैं, शरीर से करते हैं ना, उस रूप में। जी। और इच्छा शक्ति मुझे लगता है आगे इसको और स्पष्ट किया गया है। जी फिर अपन इस पे यदि स्पष्ट नहीं होगा तो आगे फिर चर्चा करेंगे। ठीक है। फिर लिखा है कर्माभ्यास से प्रतिफल की प्राप्ति होती है, व्यवहाराभ्यास से सह अस्तित्व सहज प्रमाण और चिंतनाभ्यास से ज्ञान विवेक सहज प्रमाण और संस्कार में गुणात्मक परिवर्तन फलता है अनुभव सहज प्रमाण है जो प्रत्यक्ष है। तो अभी ये तीनों अभ्यास को ही समझा रहे हैं, कर्माभ्यास, व्यवहाराभ्यास और चिंतनाभ्यास। तो उसमें कह रहे हैं कि कर्माभ्यास से प्रतिफल है, जैसे हम किसी निपुणता का अभ्यास करते हैं और प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन करते हैं, उससे जो हमको प्राप्ति होती है उसको प्रतिफल करें। व्यवहार अभ्यास से सह अस्तित्व सहज प्रमाण। व्यवहार अभ्यास पूर्वक क्या होता है, तो हम एक संबंध से लेके अनेक संबंधों तक सह अस्तित्व पूर्वक जीना प्रमाणित कर पाते हैं। यानी हम संबंधों में जी पाते हैं, परिवार संबंध में जी पाते हैं, परिवार समाज संबंध में जी पाता है, समाज राष्ट्र और राष्ट्र अंतर्राष्ट्र संबंध में, यानी सह अस्तित्व पूर्वक जीने की साथ साथ जीने को प्रमाणित कर पाते हैं ना, जिसको हम लोग व्यवहाराभ्यास पूर्वक करते हैं। और चिंतनाभ्यास से ज्ञान और विवेक सहज प्रमाण और संस्कार में गुणात्मक परिवर्तन फलता है अनुभव सहज प्रमाण जो प्रत्यक्ष है। तो चिंतनाभ्यास से क्या होगा, पहले ज्ञान आएगा, फिर विवेक सहज प्रमाण होगा, उससे संस्कारों में गुणात्मक परिवर्तन होगा, फलता है अनुभव सहज प्रमाण जो प्रत्यक्ष है, ऐसा लिखा। फिर आगे फिर से एक तरीके से बताया कि कर्माभ्यास पूर्वक भौतिक समृद्धि मिलती है, व्यवहाराभ्यास पूर्वक बौद्धिक समाधान और चिंतनाभ्यास अनुभव पूर्वक परमानंद की निरंतरता है। तो अभ्यास को स्पष्ट किया है यहाँ पे। क्रिया शक्ति में कर्माभ्यास, इच्छा शक्ति में
व्यवहाराभ्यास और शास्त्राभ्यास, क्योंकि इच्छा पूर्वक ही हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं। यदि तीव्र इच्छा नहीं है तो किस, और उसी तरीके से ज्ञान शक्ति में चिंतनाभ्यास में ज्ञान शक्ति का प्रकटन होता है। उससे जो उपलब्धि है तो कहा कर्माभ्यास से प्रतिफल और व्यवहाराभ्यास से सहस्तित्व सहज प्रमाण और चिंतनाभ्यास से ज्ञान विवेक सहज प्रमाण, संस्कार में गुणात्मक परिवर्तन फलतः है, अनुभव सहज प्रमाण है जो प्रत्यक्ष है। फिर ये कहा कि कर्माभ्यास पूर्वक भौतिक समृद्धि, व्यवहाराभ्यास पूर्वक भौतिक समाधान और चिंतनाभ्यास अनुभव पूर्वक परमानंद की निरंतर। फिर आगे कहा गया जड़ चैतन्य स्थितिवत्ता में जो व्यवस्था है वही नियति क्रम है। जड़ चैतन्यात्मक स्थितिवत्ता में जो व्यवस्था है वही नियति क्रम है। स्थितिवत्ता का मतलब होता है कि जब इकाइयां या रचनाएं जब अपने अपने आचरण में रहती है ना, तो आचरण के रूप में ही स्थितिवत्ता है और आचरण ही नियंत्रण संतुलन के रूप में रहता है, निश्चितता के रूप में रहता है। तो हर इकाई में आचरण पूर्वक ही संतुलन है ना, अपने अपने आचरण पूर्वक जो जो जिसका आचरण है उस आचरण में रहने से उसमें स्थितिवत्ता है और स्थितिवत्ता ही व्यवस्था है, यही नियति क्रम है। मानव जीवन में न्याय संबद्धता व्यवहार में सार्थक है। तो मानव जीवन यदि न्याय के साथ संबद्ध होता है तो न्याय व्यवहार में सार्थक होता है। नियंत्रण पूर्वक हेलो भैया। व्यवस्था। हेलो। हाँ जी, अभी जो अभी अपन अध्ययन कर रहे हैं ये शास्त्राभ्यास ही हो गया ना, और उत्पादन को कर्माभ्यास बोला है। और जो उत्पादन के लिए हाँ संबंधों में जो निर्वाह करना व्यवहाराभ्यास हो गया वो परिवार में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब उत्पादन के अलावा जो बाकी के जो काम करते हैं भैया, जैसे नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है या कुछ भी और, वो कर्माभ्यास में नहीं आ रहे हैं क्या? उसी को तो कह रहे हैं, उत्पादन ही तो कर्माभ्यास है। और बाकी क्या काम करते हैं? नहीं, उत्पादन तो जो प्राकृतिक वस्तु से जो उसमें गुण और हाँ सौंदर्य जो बना रहे हैं उसको उत्पादन कह रहे हैं ना। हाँ। नौकरी वगैरह जो कर रहे हैं या जो भी अलग काम कर रहे हैं उसके अलावा, मतलब उत्पादन ऐसा समझ में आता है कि कुछ। अभी नौकरी को आप व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में देखेंगे ना, तो वो कर्माभ्यास हो सकता है फिर। हैं? हाँ। वो कर्माभ्यास में ही तो होगा ना। हर नौकरी किसी न किसी उत्पादन के लिए ही तो है, अच्छा अच्छा या उत्पादन व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए या अच्छा अच्छा व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों के लिए। अच्छा, मतलब डायरेक्टली उत्पादन ना हो लेकिन उत्पादन के लिए या उत्पादन को सपोर्ट करने के लिए हो तो भी वो कर्माभ्यास। हाँ, वो कर्माभ्यास है ना। जी जी जी। हालांकि जागृत मानव परंपरा में नौकरी का प्रोविजन ही नहीं है ना। तो जागृत हाँ। मानव परंपरा में नौकरी जैसी कोई चीज नहीं। वहां पर उदारता पूर्वक व्यवस्था में भागीदारी है, इसीलिए वहां पे शिक्षा जो है उदारता पूर्वक जी है ना। तो शिक्षा जो है वो नौकरी के लिए नहीं है। जी जी। तो जितना भी व्यवस्थात्मक कार्यक्रम में भागीदारी है वो उदारता पूर्वक है, और उन व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए जो समृद्धि है जी वो समाधान समृद्ध परिवारों से ही आ रही है। जी जी जी। अभी भी कौन देता है? जिसके पास पैसा है वही तो टैक्स देता है। टैक्स पेयर के पैसे से ही तो सिस्टम चलता है। सिस्टम अपने आप में कोई उत्पादन नहीं करता ना। अभी जिसको हम लोग शासन कह रहे हैं, कोई शासन उत्पादन तो करता नहीं। तो कर्माभ्यास से प्रतिफल, व्यवहाराभ्यास से सहअस्तित्व सहज प्रमाण, चिंतनाभ्यास से ज्ञान विवेक सहज प्रमाण और संस्कार में गुणात्मक परिवर्तन फलतः अनुभव
सहज प्रमाण जो प्रत्यक्ष है, कर्माभ्यास पूर्वक भौतिक समृद्धि, व्यवहाराभ्यास पूर्वक भौतिक समाधान एवं चिंतनाभ्यास और अनुभव पूर्वक परमानंद निरंतरता है। फिर हम लोग यहाँ से आगे आ गए थे कि जड़ भैया चैतन्यात्मक एक और प्रश्न था भैया। हम्म, ये जो तीनों अभ्यास है भैया, ये तो साथ साथ ही चलेंगे, एक के बाद एक है, मतलब जैसे पहले साथ शास्त्र साथ अभ्यास चलेंगे, जी, लेकिन इसमें जो प्राथमिकता है वो विचाराभ्यास है। चार अभ्यास मतलब शास्त्र अभ्यास भैया। मतलब पहले समाधान है फिर समृद्धि है ना। यदि जी जी पहले समाधान है तभी व्यवहाराभ्यास होगा, नहीं तो व्यवहाराभ्यास नहीं होगा। जी तो पहले विचाराभ्यास पूर्वक या चिंतनाभ्यास पूर्वक समाधान को पहचानना है ना। तो जो जी, वही समाधान को मतलब ही शास्त्र अभ्यास, है, शास्त्र हाँ, अभ्यास भैया वो एक ही विचाराभ्यास का चीज है। मतलब शास्त्राभ्यास है। जी जी शास्त्राभ्यास का मतलब है उनको पठन पठन करना जी और जी जी अध्ययन करना, जी और जो अनुभव मूलक सूचनाएं हैं उनको अवधारणा में स्थापित करना। जी। अवधारणा में स्थापित करने का मतलब है कि उसकी जो अर्थवत्ता है उसके साथ तदाकार हो जाना। हम्म, हम्म, बुद्धि में जो स्थितिवत्ता है वो अवधारणा के रूप में स्थापित हो जाती है। उसी का प्रमाण जो है फिर वो जीने में आता है। तो उसी की बात आगे कर रहे हैं कि जड़ जी भैया चैतन्यात्मक जो प्रकृति है उसमें स्थितिवत्ता है, जो वही व्यवस्था है, वही नियति क्रम है। अब इसको यदि ज्ञानावस्था के मानव में देखें तो संबद्धता व्यवहार में सार्थक होती है। तो ये जो न्याय है वही स्थितिवत्ता है। मानव के व्यवहार में जो स्थितिवत्ता है वो न्याय है। नियंत्रण पूर्वक व्यवस्था ही न्याय शास्त्र और नियंत्रण क्रम व्यवस्था है, और नियंत्रण ही विधि एवं क्रम ही नीति है। ऐसा तो नियंत्रण का बना रहना ही विधि है। ये समझ में आ रहा है? विधि का मतलब होता है मानवीय संस्कृति ही नियम पूर्ण आचरण संहिता के रूप में विधि है, जिसको हम लोग मानवीय संविधान कहते हैं। उस रूप में विधि है। मानवीयता पूर्ण व्यवहार आचरण उत्पादन विनिमय ये भी विधि है। मानवीय शिक्षा भी विधि है। संस्कार के रूप में भी विधि है। तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षात्मक सूत्र और व्याख्या ये भी विधि है। तो इस तरीके से विधि को हम लोग समझ सकते हैं। फिर इसमें विचार विधि है। विचार विधि का मतलब होता है ज्ञान विवेक सम्मत विज्ञान न्याय धर्म सत्य को प्रमाणित करना, ये विचार विधि है। न्याय विधि का मतलब है मानवीयता पूर्ण आचरण, मानवत्व सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान न्याय विधि है। फिर व्यवहार विधि है। संबंधों के आधार पे मूल्यों का निर्वाह करना व्यवहार विधि है। सभ्यता विधि है। सभ्यता विधि का मतलब व्यवस्था में भागीदारी के रूप में सभ्यता विधि है। सुरक्षा विधि, सुरक्षा विधि यानी व्यवस्था में संतुलन को पाले ना, सुरक्षा विधि। तो इस तरीके से विधि के बहुत सारे आयाम है। उत्पादन विधि, उत्पादन विधि का मतलब निपुणता कुशलता पांडित्य से जो कार्य प्रणाली है वो है, उस उत्पादन विधि है। सदुपयोगता विधि, अखंड समाज गति में प्रयुक्त जो श्रम, जो तन मन धन का नियोजन है वो सदुपयोगता विधि है। फिर विनिमय विधि है। श्रम नियोजन, श्रम मूल्यों को उपयोगिता के आधार पर मूल्यांकित वस्तु का हस्तांतरण, वस्तु विनिमय, विनिमय विधि है। फिर उपयोग विधि है। परिवार सहज आवश्यकता में उपयोग करना और व्यवस्था सहज आवश्यकता में उपयोग करना, इस रूप में उपयोग विधि है। उपयोग विधि ही सदुपयोग और प्रयोजनशीलता के रूप में है। फिर आवर्तन विधि है। ज्ञान विवेक विज्ञान जागृत मानव परंपरा सहज कार्य व्यवहार फल परिणाम ज्ञान सम्मत होना आवर्तनशीलता के रूप में आवर्तनशील विधि है। मानवीयतापूर्ण आचरण संगत व्यवहार भी आवर्तनशील विधि है।
तो इस तरीके से हम लोग विधि को समझ सकते हैं। तो विधि शब्द अभी बार बार आएगा, हम लोग इसको और आयाम में इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो विधि पूर्वक ही नियंत्रण है, तो विधि पूर्वक विचार का नियंत्रण है, विधि पूर्वक जो है व्यवहार का नियंत्रण है, विधि पूर्वक उत्पादन का नियंत्रण है, विधि पूर्वक व्यवस्था में नियंत्रण है, और क्रम ही नीति है। मतलब ये जो नियति क्रम है उसी को नीति कह रहे हैं। नियति क्रम पूर्वक जो क्रिया है उसी को नीति के रूप में पहचान। हम लोग जब यहाँ पर मानव की व्यवस्था में नीति को समझेंगे तो नीति जो है वो अर्थ नीति, धर्म नीति और राज्य नीति के रूप में स्पष्ट होती। समाधान ही व्यवस्था है। आचरण रूपी विधि एवं व्यवस्था मानव इकाई में पूर्णता सहज प्रमाण संबद्ध है। यह जागृत इकाई का स्वनियंत्रण होने का स्वभाव है। मानव इकाई में जीवन सहज गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता प्रमाणित होती है। इसलिए पूर्णता की दिशा में व्यवस्था का अनुसरण ही अभ्यास का प्रधान लक्षण है। तो पहले ये कहा कि मानव जीवन में न्याय संबद्धता व्यवहार में सार्थक है। फिर कहा कि नियंत्रण पूर्वक व्यवस्था ही न्याय शास्त्र एवं नियंत्रण क्रम व्यवस्था है। नियंत्रण क्रम व्यवस्था का मतलब पहले न्याय से, फिर धर्म से, फिर सत्य से, है ना, इस तरीके। फिर नियंत्रण की विधि है जो हर आयाम में, है ना, और क्रम ही नीति है। तो जहां हम हर आयाम में, हर क्रियाकलाप में जिससे नियंत्रण को पहचानते हैं वही विधि है। कई बार ऐसा ये परिभाषा दिया है बाबा जी ने कि नियंत्रण क्रिया की नियंत्रण पृष्ठभूमि ही नियम है और नियम ही विधि के रूप में है, ऐसा। तो मूल रूप से यदि कोई विधि है तो वो सह अस्तित्व विधि है ना। सह अस्तित्व के अर्थ में जो क्रियाकलाप है वही विधि है। समाधान ही व्यवस्था है। फिर लिखा है कि आचरण रूपी विधि, यानी मानवीयतापूर्ण आचरण रूपी विधि, हर इकाई में जो भी आचरण के रूप में उसकी विधि या नियम है एवं व्यवस्था मानव इकाई में पूर्णता सहज प्रमाण संबद्धता है। यही जागृत इकाई का स्वनियंत्रण है। मतलब जब मानव मानवीयतापूर्ण आचरण में प्रतिष्ठित होता है तभी उसमें स्वनियंत्रण जो है प्रमाणित होता है। मानव इकाई में जीवन सहज गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, मानव इकाई में जीवन सहज गठन पूर्णता, फिर मानव इकाई में क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता प्रमाणित होती है। इसीलिए पूर्णता की दिशा में व्यवस्था का अनुसरण ही अभ्यास का प्रधान लक्षण है। तो अभ्यास का जो प्रधान लक्षण क्या है? तो क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता की ओर अनुसरण करना। फिर आगे लिखा है कि नियंत्रण विधि नियंत्रण विहीन व्यवस्था नहीं है। मतलब यदि नियंत्रण नहीं है तो उसको व्यवस्था नहीं, अव्यवस्था बोले। विकास एवं ह्रास नियंत्रण पूर्वक ही है। इसीलिए मध्यस्थात्मक मध्यस्थात्मक व्यवस्था विकास की ओर प्रगति एवं विषमता युक्त व्यवस्था ह्रास की ओर विगतित होनी पाई जाती है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का जो अभीष्ट है वो विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति पूर्णता ही है। इसलिए प्रत्येक इकाई का ह्रास व विकास एवं जागृति उसकी मौलिकता से प्रमाणित है। फिर ये कहा गया कि मौलिकता ही इकाई का स्वभाव और स्वभाव ही आचरण है। हाँ जी, देखो जो नियंत्रण पूर्वक व्यवस्था ये न्याय शास्त्र एवं नियंत्रण क्रम व्यवस्था है, उसमें थोड़ा वो जो एक स्टेटमेंट पहला है ना, ऊपर पहले पैराग्राफ, नियंत्रण पूर्वक व्यवस्था ये न्याय शास्त्र एवं नियंत्रण क्रम व्यवस्था है, हाँ, उसके बारे में थोड़ा स्पष्ट देना चाहिए। तो नियंत्रण पूर्ण व्यवस्था जब
जीवन में व्यंजित उसमें होती है, न्याय के क्यों है? रूप क्योंकि न्याय के रूप में जब वो व्यंजित होती है और जब आचरण के रूप में आती है, ये दो दो स्थितियां हैं ना। तो नियंत्रण पूर्वक जो व्यवस्था है वो न्याय के रूप में जीवन में व्यंजित होती है और फिर वो पांचों स्थितियों में आचरण के रूप में उतरती है। तो इसीलिए नियंत्रण क्रम व्यवस्था लिखा हुआ। और ये जो क्रम पूर्वक है ना, पहले न्याय पूर्वक व्यवहार का नियंत्रण होता है, फिर धर्म पूर्वक जो है ये 10 सोपान में आचरण का नियंत्रण होता है, जिसको हम लोग सर्वतोमुखी समाधान कह रहे हैं। और उसके बाद सत्य पूर्वक जो है सार्वभौम व्यवस्था के रूप में नियंत्रण प्रमाणित होता है, सुलभ होता है, इसलिए ऐसा लिखा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है हाँ, समझ में नहीं आए तो अपन ना, 10 ठीक है। बार पढ़ वो जो सकेंगे। न्याय शास्त्र लिखा था ना, वो तो हाँ, जब भी वो हाँ, ठीक शास्त्र है। के रूप में है ऐसा है तो बीच बाद तो में जीवन में व्यंजित होने वाली, जो विचार आयाम में व्यंजित होने वाली समझ के रूप में होता है। शास्त्र जो है ना, समझ को यानी नियंत्रण को ही, नियंत्रण की जो व्यंजना है वही शास्त्र, ऐसा लिखा था ना, अभी अपन ने पढ़ा था। हाँ, नियंत्रण को ठीक व्यंजित करना है ना, वो ऐसा। करने वाले हाँ, शास्त्र। ठीक है ठीक है। फिर लिखा है मौलिकता ही इकाई का स्वभाव और स्वभाव ही आचरण है, यानी मौलिकता ही आचरण है। तो आचरण का जो व्यवहारिक रूप है वो स्वभाव है। प्रकृति में ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसमें आचरण नहीं है, सभी आचरण संपन्न ही है, चाहे वो पदार्थावस्था हो, प्राणावस्था हो, जीवावस्था हो, ज्ञानावस्था हो, सभी में हम लोग रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में आचरण का ही अध्ययन करते हैं। तो मानव में तात्रय सीमांतवर्ती स्वभाव और आचरण प्रत्यक्ष है। तात्रय का मतलब अमानवीयता, मानवीयता, अतिमानवीयता। मानव मध्यस्थ क्रिया के अनुसरण पूर्वक ही जागृतिशील है। तो मध्यस्थ क्रिया है ना, जो आत्मा में होने वाला क्रिया है, यह अनुभव की क्रिया को भी मध्यस्थ क्रिया बोलते हैं। अनुभव की क्रिया के अनुसरण पूर्वक ही जागृतिशील है। जागृतिशील का मतलब होता है जो व्यवस्था में प्रमाणित करने के। तो अनुभव और जागृति में क्या है, अनुभव स्वयं में होता है और जागृति जो है मानव परंपरा में जीने में प्रमाणित होने के अर्थ में जागृति। इसीलिए अनुभव जागृति पूर्वक प्रमाण है। तो यह जागृति की एक अवस्था का द्योतक है। मानव में ही मध्यस्थ को अनुसरण करने का अवसर है। सम विषम के नियंत्रण का आधार मध्यस्थ है। तो जब आत्मा के संकेत जो हैं बुद्धि में आते हैं और बुद्धि के चित्त में आते हैं, तो उससे मन वृत्ति चित्त बुद्धि में जो भी सम और विषम होता है वो नियंत्रित होकर स्वभाव गति में आ जाता है। इसी को कहते हैं मध्यस्थ पूर्वक, मध्यस्थ क्रिया पूर्वक जो है वो जीवन में नियंत्रण का आ जाना। इसी को जीवन क्रियाकलाप का संयम भी बोलते हैं, संयमन बोलते हैं, नियंत्रण बोलते हैं, संतुलन बोलते हैं, स्वभाव गति भी बोलते हैं। फिर लिखा है साथ ही मध्यस्थ क्रिया ही समाधान है, अन्यथा प्रत्येक क्रिया द्वंद्व समस्याजनक है। यदि मध्यस्थ क्रिया का ज्ञान नहीं है, यानी मध्यस्थ क्रिया का अनुसरण नहीं किया है, उस स्थिति में परानुक्रम होगा। परानुक्रम होगा तो उसमें द्वंद्व और समस्या होगी, और इसीलिए 4.5 क्रिया जो है वो समस्याग्रस्त रहती। और द्वंद्व इसलिए होता है क्योंकि उसमें सार्वभौमिकता नहीं होती, एक रूपता नहीं होती, एकत्व तो नहीं होता, एक आचरण निश्चित आचरण नहीं होता है, इसलिए द्वंद्व है, समस्या है। फिर लिखा है पदार्थावस्था में सामूहिक, भैया अनुसरण एक बार प्राणावस्था बता दीजिए, अनुसरण मतलब? है अनुसरण।
हेलो। जी भैया, अनुसरण मतलब? एक मिनट बताया। अनुसरण की परिभाषा कहाँ पे लिखी थी सुनीता? अनुसरण का परिभाषा एक मिनट बता, परिभाषा ही पढ़ के बता देता हूँ ताकि वो ज्यादा ठीक रहेगा। किसी और को स्मरण में हो तो बताइए अनुसरण का परिभाषा। भैया परिभाषा संहिता में लिखी हुई है, हाँ, जिस सक्रियता में अनुशासित होने की क्षमता समाहित है उसे अनुसरण संज्ञा है। ठीक है। और अनुकरण की क्या परिभाषा? एक सेकंड। अनुकरण विशिष्टता से संबंधित है ना? ये ऐप में अनुसरण की परिभाषा है अज्ञात को ज्ञात करने, अप्राप्त को प्राप्त करने की परंपरागत सूत्र व्याख्या प्रमाण सहित प्रयोगों को अपनाना। भैया अनुकरण की परिभाषा है संप्रेषणा के रूप में किया गया मानसिक, कायिक व वाचिक क्रियाओं वाचिक का क्रियाकलापों को दोहराना। हाँ, वो अनुकरण है। अनुकरण है ना? हाँ। और उसमें ऐसा भी लिखा था कर्म दर्शन में कि जो विशेषज्ञ होने के इच्छुक हैं उन्हें अनुकरण क्रिया में व्यस्त पाया जाता है। संप्रेषणा में किया गया मानसिक, वाचिक, कायिक क्रियाओं को दोहराना ये अनुकरण है। और मैंने ऐसा बताया कि कर्म दर्शन में ये भी लिखा था जो विशेषज्ञ होने के लिए इच्छुक हैं उन्हें अनुकरण क्रिया में व्यस्त होना पाया जाता है। और जिनमें विशेषज्ञता के प्रति इच्छा जागृत नहीं हुई है उन्हें अनुसरण क्रियाओं में अनुशीलन पूर्वक ही कर्म और व्यवहार में रत पाया जाता है। और अनुशीलन का परिभाषा है बोध संपन्नता क्रम में स्वयं स्फूर्त संतुलन। तो इसलिए जो अनुसरण है ना, वो जो अनुशासन के अर्थ में ही अनुसरण परिभाषित होता है। अनुशासित होने के लिए अपनाया गया है ना। ठीक है, जो आपने परिभाषा पढ़ी थी। जिस सक्रियता में अनुशासित होने की क्षमता समाहित है उसे अनुसरण। हाँ, वो परिभाषा। भैया एक ठीक बार है, फिर से पढ़ दीजिए। फिर से पढ़ दीजिए जोर से थोड़ा। जी, जिस सक्रियता में अनुशासित होने की क्षमता समाहित है उसे अनुसरण संज्ञा है। थैंक यू भैया, धन्यवाद। ठीक है। जी भैया। हेलो। हाँ, इसमें अनुकरण की परिभाषा ऐसे लिखी संप्रेषणा के रूप में किया गया मानसिक, कायिक व वाचिक क्रियाओं का दोहराना। हाँ, संप्रेषणा के अर्थ में। क्योंकि संप्रेषणा के रूप में किया गया मानसिक, कायिक व वाचिक क्रियाओं का दोहराना। क्योंकि सही का ही संप्रेषणा होता है ना इस अर्थ में। ओके। गलत का संप्रेषण नहीं होता है। होता है गलत का संप्रेषण? नहीं होता। नहीं होता। हम लोग ऐसा पढ़ाते हैं, होता है।
नहीं नहीं, उसको संप्रेषणा नहीं बोल सकते ना। वो संप्रेषणा नहीं, क्योंकि कुछ का कुछ और संप्रेषित हो। हाँ, और जो गलती अनुसार है ना वो कभी भी गलती संप्रेषित नहीं होती, वो नए रूप में संप्रेषित होती है, इसलिए गलती में अनेकता होती है ना। पूर्णता के अर्थ में प्रस्तुत होना संप्रेषणा, पूर्णता के अर्थ में संप्रेषित होता है, इसीलिए। तो इसीलिए लिखा है कि मानव मध्यस्थ क्रिया के अनुसरण पूर्वक ही जागृतिशील है। तो मध्यस्थ क्रिया यानी जो सह अस्तित्व में जो अनुभव है उसका अनुसरण करने से बुद्धि जो है, बुद्धि जब उसका अनुसरण करती है तब बुद्धि में नियंत्रण आता है। तो बुद्धि के बोध का अनुसरण जब चित्त करता है तब चित्त में नियंत्रण आता है। तो चित्त का अनुसरण जो है वृत्ति करती है, उस समय वृत्ति में नियंत्रण आता है। और यदि मन जो है वृत्ति का अनुसरण करता है तब मन में, तो ऐसा जो मन है जो वृत्ति के अनुसरण पूर्वक नियंत्रित है, उससे इंद्रिय संयम होता है, वही कार्य व्यवहार के नियंत्रण का कारण होता है। तो इसीलिए अनुशासन की बात आई है ना। ठीक है भाई। अनुशासन और नियंत्रण एक ही बात है ना। अनुशासित होना या नियंत्रित होना अर्थ एक ही है ना। तो इसी प्रकार से व्यवहार का नियंत्रण जो है वो न्याय पूर्वक हो। तो न्याय जो है वो मध्यस्थ है। व्यवहार में मध्यस्थ क्या है? न्याय। विचार में मध्यस्थ क्या है? समाधान, है ना। और व्यवसाय में मध्यस्थ क्या है? तो नियम। तो इसीलिए जो समाधान और न्याय और नियम यही मध्यस्थ हैं, इसी को अपन स्थितिवत्ता भी बोलते हैं। व्यवहार में स्थितिवत्ता जो है वो न्याय की है, व्यवसाय में स्थितिवत्ता नियम की है ना। विचार में स्थितिवत्ता धर्म की है, अनुभव में जो स्थितिवत्ता है वो सत्य की। तो इस तरीके से हम लोग स्थितिवत्ता को समझते हैं। स्थितिवत्ता के रूप में ही आचरण होता है, जिसको हम लोग आचरण कह रहे हैं। आचरण स्थितिवत्ता ही है, किसी भी इकाई की जो स्थितिवत्ता है वो उसका आचरण है। तो हर इकाई अपनी स्थितिवत्ता के साथ ही प्रकाशित है। मानव केवल अपने आचरण में ना होने के कारण से अपनी जो स्थितिवत्ता है उसको प्रकाशित नहीं कर पा रहा है। तो वो स्थितिवत्ता का प्रकाशन जो है मानव में मानवीयता पूर्वक ही होता है। मानवीयता पूर्वक होने का मतलब है जब वो नियम का, नियंत्रण का, संतुलन का, न्याय का, धर्म का, सत्य का अनुसरण करता है। तो सह अस्तित्व के अनुसरण पूर्वक, है ना, नियम, न्याय, धर्म, सत्य के अनुसरण पूर्वक ही मानव में अनुशासन प्रवृत्ति है, नियंत्रण है। इस रूप में व्यवहार का नियंत्रण और कार्य का नियंत्रण जो है वो जीवन में जो नियंत्रण आता है उसका प्रमाण है। अन्यथा द्वंद है, समस्या है। ठीक है। ये सम विषम मध्यस्थ एक गुण के रूप में है, बट यहाँ हाँ जो ये मध्यस्थ क्रिया और सम विषम बोला है, तो ये तो क्रिया है, ये गुण के रूप में नहीं, मध्यस्थ अनुभव क्रिया के रूप में आपने बताया। हाँ जो सम विषम मध्यस्थ अपन गुण के रूप में पढ़ते हैं वो एक अलग, मेरे ख्याल से ये जो पैराग्राफ में यहाँ जो क्रिया के रूप में आपने बताया अनुभव क्रिया मध्यस्थ है, सम विषम एक द्वंद के रूप में है, ये गुण के रूप में नहीं बता रहे ना। हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ जी, ये लिखा है ना, मध्यस्थ क्रिया ही समाधान है, ऐसा लिखा है। हाँ, मतलब लेकिन ये गुण के रूप में समाधान नहीं ही है। पूर्ण है, ऐसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। समाधान ही पूर्ण है, ऐसा पढ़ा था। भैया एक हाँ समाधान है, तो हाँ समाधान तो बुद्धि में प्रमाण होता है, बुद्धि का प्रमाण ही समाधान है, बोध का प्रमाण ही समाधान है, तो बुद्धि में होता है। तो इधर लिखा है हाँ, मध्यस्थ लेकिन क्रिया ही वो समाधान है। होता तभी है जब अनुभव का अनुसरण होता है। अच्छा, जब अनुभव का बोध जब जो होगा बुद्धि अनुभव में, का बोध होता है, बोध का चित्त में चिंतन प्रमाण, होता है, तब तभी। जाके वृत्ति में समाधान होता है ना। तो वृत्ति और में समाधान हो जाए, बाकी क्रिया नहीं हो, ऐसा नहीं हो। तो इसलिए समाधान तक पहुंचने के
पूर्व में हमको मध्यस्थ क्रिया अनुभव और अनुभव के बाद बोध और बोध के बाद चित्त में चिंतन को समझना पड़ेगा, है ना। तो चिंतन पूर्वक ही वृत्ति में समाधान होता है और यही समाधान पूर्वक ही मानव के व्यवहार में न्याय होता है। ऐसा समाधान को ही धर्म बोला है। समाधान ये बुद्धि का प्रमाण अथवा तो बुद्धि जो प्रमाण है, उसको समाधान बोलते हैं ना। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? बुद्धि का जो प्रमाण है, मतलब संकल्प बुद्धि का जो बुद्धि प्रमाणित होगी तभी उसको समाधान बोलते हैं ना, ऐसा बोल सकते हैं। अनुभव वो समाधान का प्रमाण होगा जब बुद्धि प्रमाणित होगी। प्रमाणित ठीक कहाँ होगी? व्यवहार और कार्य में होगी, है ना। ठीक है। तो वो समाधान का प्रमाण है। तो न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता समाधान का प्रमाण। समाधान सभी आयामों में रहता है ना। विचार हाँ। आयाम में समाधान है, व्यवहार आयाम में समाधान है, व्यवसाय आयाम। यदि हम व्यवसाय आयाम में प्राकृतिक ऐश्वर्य पे जो श्रम नियोजन कर रहे हैं उससे मानव जाति में समृद्धि उपलब्ध नहीं हुई तो समाधान कहाँ है? उत्पादन हो गया लेकिन समृद्धि नहीं हुई और समृद्धि की निरंतरता नहीं हुई तो समाधान नहीं है ना। ठीक है। इसीलिए तो हमने ऊपर पढ़ा था कि बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि की निरंतरता, है ना। उस रूप में पढ़ा। फिर लिखा है, बस एक दो सेंटेंस पढ़ के इसको अभी बंद करना पड़ेगा। पदार्थावस्था में सामूहिक, प्राणावस्था में वर्गीय, जीवावस्था में जातीय तथा ज्ञानावस्था में भ्रमवश सामुदायिक बाध्यताएं द्रष्टव्य हैं। जागृति पूर्वक अखंडता सार्वभौमता सूत्र व्याख्या है। जागृत मानव में अखंडता ही सामाजिकता है। मानव ही इस पृथ्वी पर अन्य प्रकृति से विकसित है। मध्यस्थता के बिना सामाजिकता सिद्ध नहीं है। तो मध्यस्थता जैसा मैंने बताया कि नियम न्याय धर्म सत्य की मध्यस्थता होती है ना। अनुभव में सत्य मध्यस्थ है, विचार में समाधान मध्यस्थ है, व्यवहार में न्याय मध्यस्थ है और उत्पादन में नियम मध्यस्थ है। व्यवस्था में नियम न्याय धर्म सत्य की मध्यस्थता है। तो जिसको हम सामाजिकता कह रहे हैं तो वो है जागृत मानव में अखंडता, तो जिसको हम अखंड समाज और व्यवस्था के रूप में सामाजिकता कहते हैं। अखंड समाज व्यवस्था के रूप में सामाजिकता है। तो अखंड समाज न्याय की मध्यस्थता पूर्वक अखंड समाज है और धर्म और सत्य की मध्यस्थ धर्म सत्य और नियम की मध्यस्थता पूर्वक जो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में सामाजिकता है। अखंड समाज के बिना मानव आश्वस्त नहीं है। जब तक अखंड समाज नहीं है तब तक मानव में अविश्वास है, भय है, आशंका है, जो हम लोग देख ही रहे हैं समुदाय चेतना में या भ्रमित परिवारों में। फिर आगे लिखा है कि मानव के चारों आयाम पांचों स्थितियों में मध्यस्थता सहज सुलभ है। मध्यस्थता अनुशीलन के बिना मानव में अखंडता नहीं है, मध्यस्थता आवेश नहीं है, इसके अनुसरण पर्यंत जागृति का अभाव नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रुकते हैं ना। तो ये कहा गया कि जागृत मानव में अखंडता ही सामाजिकता है। दूसरी बात ये कही गई कि मानव ही इस पृथ्वी पर अन्य प्रकृति से विकसित है। फिर ये कहा गया मध्यस्थता के बिना सामाजिकता नहीं है। मध्यस्थता को मैंने बता ही दिया, मध्यस्थता क्या है। अखंड सामाजिकता के बिना मानव आश्वस्त नहीं है, क्योंकि सामाजिकता नहीं है यानी अखंड सामाजिकता नहीं है तो सामुदायिकता है या व्यक्तिवाद है आदि आदि, जिसको अपन संस्था का प्रथम और द्वितीय रूप भी कह रहे हैं। तो उस स्थिति में मानव आश्वस्त नहीं है क्योंकि उसमें परस्परता में अविश्वास है, परस्परता में आशंका है, दुविधा है, व्यवहार में दुविधा है
विरोध है, आदि आदि है, यदि सामाजिकता नहीं है। तो फिर आगे ये कहा गया कि भाई मानव में यदि चारों आयाम और पांचों स्थिति में मध्यस्थता सुलभ नहीं है, सहज सुलभ नहीं है, तो ये जो चारों आयाम और पांचों स्थिति में मध्यस्थता की जो सहज सुलभता है वो शिक्षा संस्कार पूर्वक हो। तो एक शिक्षा संस्कार पूर्वक जो है समझ की सुलभता होती है, और वो समझ पूर्वक जो जीने के जगह पे जाते हैं तो उत्पादन, विनिमय, न्याय, सुरक्षा और स्वास्थ्य संयम व्यवस्थाओं में भागीदारी के रूप में जो मध्यस्थता है, यानी जिसको हम लोग स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, है ना, न्याय, धर्म, सत्य आदि बोल रहे हैं, वो सब सुलभ हो जाता है। तो जब तक ये सुलभ नहीं होता है तब तक अखंडता नहीं है। तो मध्यस्थता अनुशीलन के बिना मानव में अखंडता नहीं है। ठीक है। यहाँ पे तो अनुशीलन का अर्थ होता है बोध संपन्नता क्रम में स्वयं स्फूर्त संतुलन, इसको अनुशीलन बोल रहे हैं। ठीक है, और कोई मुद्दा हो तो बताइए, फिर यहाँ रुकते हैं, फिर कल इससे आगे पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, हैं? बहुत बढ़िया। आवाज नहीं आ रही, बहुत धीमी आवाज आ रही। कौन बोल रहे हैं? सुशील बोल रहा था, बहुत बढ़िया। अच्छा, सुशील भाई, बहुत बढ़िया। स्पष्ट हो रहा है ना सब चीजें? हाँ, जी बहुत भैया। स्पष्ट हुआ, बहुत स्पष्ट हुआ। ठीक। लेकिन इसके अंदर में जैसे कि जो आप मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, तो वो मध्यस्थता इन चारों आयामों के अंदर में वो स्वयं के अंदर में ही सबसे पहले एक बार उसकी पहचान होने के बाद ये सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, स्वयं से मतलब अनुभव और विचार आयाम। अनुभव और विचार के अंदर में मुझे लगता है कि अनुभव ये और विचार, अनुभव के अंदर में ही सबसे ज्यादा हाँ। इम्पोर्टेंस है इसकी। और अगर उसके अंदर में इस मध्यस्थता का ये जो आप सभी बोल रहे हैं ना, तो हम ये लोग जब अनुभवगामी विधि से सोचते हैं ना, हाँ हाँ, उस स्थिति में पहले विचार है, क्योंकि अच्छा, अनुभव तो हमारे पास केवल सूचना के रूप में है ना, हम्म, इसको हम अनुभव की रोशनी कह रहे हैं। तो हम्म, शुरुआत जो है विचार आयाम से होती है। तो हम्म। विचार आयाम पूर्वक जो है हम अनुभव की रोशनी का अनुसरण करते हैं। तो लेकिन वो अनुभव की रोशनी चिंतना, का अनुसरण करने से हमको समाधान समझ में आते हैं, समाधान उपलब्ध। हाँ लेकिन जी। फिर इसमें जब चिंतना अभ्यास करते हैं तो उसमें तो फिर ये थोड़ा बैक से देखते होंगे ना कि जैसे कि विचार और अनुभव में ही होता होगा ना, वो तो चिंतना अनुभव और विचार के अंदर में चिंतना अभ्यास। हाँ, मतलब चिंतनाभ्यास करने से पहले तो विचार अभ्यास जरूरी है, और हम्म, विचार अभ्यास के लिए श्रवण जरूरी है, श्रवण मनन, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, श्रवण मनन। चिंतनाभ्यास जो है वो तो मनन पूरा होने के बाद ही होगा, ठीक ठीक। या मनन की क्रिया को भी चिंतनाभ्यास बोलेंगे। मनन का पूर्ण हो जाना यानी चिंतनाभ्यास हो, सफल हो जाना। बहुत बढ़िया। तो ये पहले इतना, श्रवण ही होगा। हाँ हाँ तो हाँ, ये श्रवण के श्रवण लिए के जो, अंदर में भी पूरा एक तरह से अलग अलग एंगल से व्यवहार के अंदर में और व्यवहाराभ्यास में और कर्माभ्यास के अंदर में वो पूरी डिटेलिंग आ जाती है ना, सारी की सारी की। वो हर एंगल से उसको परख सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पर निर्वाह कर रहे हैं हम व्यवहार के अंदर में, और कहाँ हाँ, कैसे उसका दायित्व कर्तव्य है। जिसको हम लोग अध्ययन कहते हैं। देखिए, विचार तो स्वयं में रहता है, हम्म, लेकिन जिसको हम अध्ययन कहते हैं वो तो व्यवहार और कार्य में ही होता है। तो मानव ठीक। के अध्ययन की जगह क्या है? मानव के अध्ययन की जगह परिवार से लेके विश्व परिवार तक है। तो व्यक्ति, हम्म, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में जो व्यवहार आयाम है, ये एक अध्ययन की जगह, एक ये अध्ययन की जगह है। दूसरा, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में जो व्यवसाय आयाम, हम्म, ये दूसरी अध्ययन की जगह है। बिल्कुल, हाँ तो अध्ययन की जगह ये है ना। हाँ लेकिन हाँ, अध्ययन में उतरने से पहले विचार आयाम का परिष्कृत होना जरूरी है। तो विचार आयाम का परिष्करण कैसे होता है? तो जब हम
अनुभव की रोशनी में श्रवण की क्रिया पूरी कर। श्रवण का मतलब है जब सच्चाइयां जो हैं वो हमारी कल्पना में स्थापित हो जाती, स्पष्टता के साथ स्थापित हो जाती है ना। हाँ हाँ। मतलब एक प्रकार से आभास की स्थिति, सच्चाइयों का आभास हो जाना। और फिर जब श्रवण पूरा होता है तो मनन पूर्वक जो है प्रतीति होती है। प्रतीति का मतलब है कि अब हमको डाउटलेसनेस आ गया है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो श्रवण का तात्पर्य धारणा से भी है और मनन का तात्पर्य निष्ठा एवं ध्यान से है और निधिध्यासन का तात्पर्य सहज निष्ठा एवं सहज समाधि से। ऐसा श्रवण मनन निधिध्यासन को बाबा जी ने इसी अभ्यास दर्शन में, जो ये 54 नंबर का अध्याय है ना, जो योगाभ्यास जागृति के अर्थ में चरितार्थ होता है, वहां पर भी श्रवण मनन और निधिध्यासन को परिभाषित किया है, लेकिन वो किया है परंपरागत अर्थों में और उसको मध्यस्थ दर्शन के अनुसार उसको अर्थ देने का प्रयास है ना। तो श्रवण का तात्पर्य धारणा से है। धारणा का मतलब है हमारे अंदर जो है अनुभव की जो सूचना है उसका स्थिर हो जाना है ना, वही श्रवण है। अभी सूचना स्थिर नहीं हुई है, उसमें हम अपनी कल्पनाशीलता लगाते हैं, मनमानी करते हैं, है ना। तो उस स्थिति में श्रवण पूरा नहीं हुआ। ठीक है। श्रवण पूरा हो गया तो मनन शुरू हो जाएगा, या ये साइमल्टेनियसली भी चलेगा। जितना श्रवण पूरा है उतना मनन उस दिशा में चलने लगेगा। फिर हमको श्रवण करते रहना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे मनन जो है वो परिपक्व होता जाएगा। और फिर जैसे ही मनन पूरा होगा तो प्रतीति हो जाएगी, सच्चाइयों की प्रतीति हो जाएगी। सच्चाइयों की प्रतीति पूर्वक ही अनुभूतियां हैं, यानी अनुभूति हो गई। जैसे ही साक्षात्कार होता है बोध होता ही है। फिर जब वो जीने में प्रमाणित होता है तब वो निधिध्यासन है। और निधिध्यासन को जो परंपरा में सहज समाधि के रूप में बोला है, उसको बाबा जी ने जीने में प्रमाण के रूप में परिभाषित किया। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई मुद्दा? सुहास भाई ठीक रहा है? सुहास क्षीर सागर जी पुणे से, सुहास सारिका। हाँ भैया मैं हूँ। हाँ हाँ हाँ, सुहास जी नहीं है। अच्छा रहा, ठीक है ना, स्पष्ट हो रहा है ना पूरा? हाँ स्पष्ट हो रहा है, काफी स्पष्टता आ रही है। हाँ, एक एक बिंदु पे हम लोग आराम से चल रहे हैं, है ना। हाँ नहीं, काफी